सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस इक्वल दिए गए हैं। अब ऐसे हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ईजी है। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में भी किया था। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ बिल्कुल सेम ऐसी ही थी। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब देखो, आपको पता है ऐसे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वाले, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, सिंस टू गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल। आपको पता है अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, सेम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। तो ये सेम ही होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर अपने मैट्रिसेस लिखते हैं दोनों, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा है, -1, 5, 0 और 13। देखो इसमें रोज कितनी है, 1 2, कॉलम्स कितनी है, 1 2, 1 2 रोज, 1 2 कॉलम्स, ठीक है। ये ऑर्डर सेम और ये सेम ही होने चाहिए। ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे वी गेट, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट मतलब a माइनस बी किसके इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के। सेम वे से 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के। अब सेम वे से 2a माइनस बी ये वाला 0 के इक्वल, एंड 3c प्लस डी ये किसके इक्वल होगा, 13 के, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें मेनली क्या करना है, हमें a b c और d की वैल्यूज़ को ढूंढना है। आपको पता है ये a और b में इक्वेशन है, ये भी a और b में इक्वेशन है, तो इन दोनों को मैं पहले सॉल्व कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इनको नंबरिंग दे दो, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर सॉल्विंग 1 and 2। ये वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में कि मैं इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें a और b हैं, इसमें a और c हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास इसी की वैल्यू नहीं आएगी। तो हम हमेशा वही इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिनमें वेरिएबल्स क्या हों, सेम, जैसे a b, ठीक है। तो देखो पहले इक्वेशन लिखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ये सभी मेथड्स आपने 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे। अब देखो इसको आप सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी कर सकते हो, मतलब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना, उससे भी कर सकते हो आप इसको एलिमिनेटिंग मेथड से भी कर सकते हो, मतलब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स और बाद में उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मुझे पता है यहाँ पर -b है, यहाँ पर -b है, तो मैं इनको सीधा ही सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। आपको पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि 0 के आगे कोई भी साइन नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपको पता है यहाँ क्या आएगा, माइनस है तो प्लस, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब आपके सामने है ये -b ये +b, -b +b ये वाला साइन हमेशा काउंट होता है, तो ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा, a - 2a कितना आएगा, -a। a में से -2a करेंगे तो -a आएगा, -1 -1, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि मैंने माइनस को यहाँ से कट कर दिया, तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब क्या करेंगे हम, इन ये जो a की वैल्यू है या ये आप किसी में भी फिल कर सकते हो, 1 या 2 में, तो पुट इन 1, मैं 1 में फिल कर लेता हूँ। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये आपकी a की वैल्यू थी 1, उसको मैं 1 में फिल करने वाला हूँ, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो 1 - b इज इक्वल टू -1। तो आप ऐसा करो 1 को उधर ले जाओ, तो ये कितना बन जाएगा, -1 इज इक्वल टू -2, -b इज इक्वल टू -2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, तो मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
तो देख लो कितना ईजिली हमने b की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। a भी कैलकुलेट हो गया हमारा, b भी कैलकुलेट हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, 2a + c = 5। अब मुझे पता है पुट a = 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आप फिल कर लो। तो c कितना आएगा 5, 2 को आप उधर ले जाओ, 5 - 2, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो देख लो कितना ईजिली हमने c को भी कैलकुलेट कर लिया। अब सेम फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3c + d = 13। अब आपको पता है पुट c = 3। अगर हम c को यहाँ पर 3 फिल करेंगे तो 3 × 3 + d = 13, 3 3 = 9 + d = 13, तो d कितना आएगा 13 - 9, दैट मीन्स 4। तो d की वैल्यू भी आ गई 4। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 करके सभी वैल्यूज़ को बड़ी ही ईजिली कैलकुलेट कर लिया। दोबारा से लिखते हैं, a कितना था 1, b 2, c 3 और d कितना आया 4। तो देख लो ये क्वेश्चन भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। और हमेशा की तरह ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको MCQs 1 मार्क, 2 मार्क या 3 मार्क में किसी में भी पूछा जा सकता है। इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि ये बहुत ईजी है, हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कम से कम 1 या 2 बार इन सभी क्वेश्चंस को या ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके इस चैप्टर में से कोई भी मार्क्स ना कटें। मतलब ये सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है, बट ये ना हो कि आपके ईजीएस्ट चैप्टर में से ही आपके मार्क्स कट हो जाएं। तो इस तरह से आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, A = Aij क्लोज ब्रैकेट m × n इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, मतलब ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो हमने ये सेम चीज़ बेसिक्स वाली वीडियो में की थी। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपने हमेशा अपने बेसिक्स जो हैं वो क्लियर रखने हैं, चाहे चैप्टर इजी हो चाहे चैप्टर मुश्किल हो। क्योंकि अगर आप इसको पहली बार देखोगे तो आप इसको ये समझ ही नहीं पाओगे कि ये मैट्रिक्स लिखा है या क्या लिखा है। बट अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है, आपको बताया ये जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, और उसमें मैंने आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये क्या है सभी एलिमेंट्स। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज मतलब m को, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब n को। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो हमें पूछ रहे हैं कि ये जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनमें से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी। ठीक है, अब आपको पता है सिंस इन स्क्वायर मैट्रिक्स को भी हमने बेसिक्स वाली वीडियो में किया था। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की यही डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ रोज = नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर रोज कितनी है हमारी m, कॉलम्स कितनी है n, क्योंकि आपको ये भी पता है कि ऑर्डर को हम हमेशा इसी फॉर्म में लिखते हैं r × c, पहले रो फिर कॉलम। ये रो है और n क्या है हमारी कॉलम, तो m = n। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारी कौन सी ऑप्शन सही है, तो c इज़ द राइट आंसर कि m = n। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑप्शन c इज़ राइट आंसर। So next question, which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। अब यहाँ पर हमें 2 matrices given है और यहाँ पर हमारे पास कुछ options हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस के जैसा ही है, जैसा हमने 6th क्वेश्चन किया है, जैसा हमने 7th क्वेश्चन किया, तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। बट इसमें थोड़ा सा एक चेंज है, तो इसलिए आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है और आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हमेशा की तरह हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ही ढूंढना है।
यहाँ पर दो मैट्रिसेस हमें इक्वल गिवन है, वो बोल रहे हैं कि किन वैल्यूज़ के लिए एक्स और वाई की किन वैल्यूज़ के लिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ढूंढेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लाइन लिखेंगे। आपको पता है सिंस गिवन टू मैट्रिसेस आर इक्वल, therefore corresponding elements must be same। तो उनके corresponding elements सेम होने चाहिए। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो ये आपके दोनों मैट्रिसेस आपको गिवन है और ये दोनों क्या हैं, इक्वल। अगर इनका हम ऑर्डर देखें 1 2, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो सेम यहाँ पर 1 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, और ये दोनों ऑर्डर सेम ही होने चाहिए क्योंकि दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम इनको कंपेयर करें, हम हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी गेट। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 ये किसके इक्वल होगा, 0 के। सेम वे से 5 किसके इक्वल होगा, y - 2 के। सेम वे से y + 1 किसके इक्वल होगा, 8। 2 - 3x किसके इक्वल होगा, 4। अब आपके सामने हैं, आपके पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ऐसा करते हैं, इन सभी को नेम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब देखो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 3x + 7 = 0, 3x = -7, ये +7 उधर जाके -7 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। ठीक है, अब सेम वे से फ्रॉम इक्वेशन 2, फाइव = y - 2 है। ऐसा करो -2 को आप इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा, 5 + 2 विच इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू 7 आ गई। अब यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली और जल्दबाजी में अपना आंसर करने की कोशिश करते हैं, बट ये गलत तरीका है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन थर्ड, y + 1 किसके इक्वल है, 8 के, तो y किसके इक्वल आएगा, 8 - 1 = 7। तो यहाँ से भी y की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 7। अब सेम वे से फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर हम फोर्थ इक्वेशन को देखें तो 2 - 3x = 4, तो -3x = 4 - 2 -3x = 2, तो x कितना आएगा, -2/3। अगर आप अपनी वैल्यूज़ को ध्यान से देखो तो y की दोनों ही वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, सेम 7 7, और x की दोनों ही वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, -7/3 -2/3। और अगर आप अपनी ऑप्शंस की ओर देखोगे तो आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, -x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू कहीं पर भी -1/3 तो नहीं है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन क्या है, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है y = 7 एंड x = -2/3। अब ये मैच कर रही है, बट हमें क्या पता कि x की वैल्यू हमें ये वाली रखनी है या ये वाली रखनी है या दोनों ही रखनी है। तो इस तरह से आपके मन में डाउट हो सकता है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा हमने इसी एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया था, ये वाला। अब इसमें भी x और y की दो वैल्यूज ही आई थी, x = 2, y = 4। आप वीडियो में जाके देख भी सकते हो, इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो देखो x को अगर मैंने यहाँ पर 2 फिल किया, देखो यहाँ पर 2 फिल करो, 2 + y कितना है, 4, 2 + 4 कितना होगा, 6, तो ये दोनों इक्वल है। यहाँ पर भी 2 और 4 फिल करो, 2 4 सा 8, दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। अगर आप इनको फिल करोगे x4 y2 कितना आएगा, 6, अगेन 4 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे अगेन कितना आएगा, 8। यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ x की 2 और 4, y की 4 और 2, ये दोनों इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं।
ठीक है। तो यानी कि अगर x की दोनों वैल्यूज़ पॉसिबल हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब उसको हम चेक कर लेते हैं। देखो अब ऐसा करते हैं, 1 बाय 1 करके चेक करते हैं इनको। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू -7/3 फिल करूँ तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3x + 7 = 0। अगर आप x को पुट x = -7/3, वैसे तो ये सेटिस्फाई हो ही जाएगी क्योंकि इसी से हमने वैल्यू निकाली है, तो ये सेटिस्फाई होगी। अगर हम इसमें फिल करें, देखो फोर्थ में 2 - 3x = 4, क्योंकि x की जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सभी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 2 - 3, यहाँ पर कितना -7/3 फिल करो तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 9 = 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब ये गलत है। मतलब ये वाली जो वैल्यू x = -7/3 ये इस इक्वेशन को, हमारी फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब सेम वे से देखो x = -2/3, इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इसकी इक्वेशन 4 से, इसमें फिल करते हैं, पुट इन 1। अगर हम 1 में फिल करेंगे तो 3x + 7 = 0, -2 + 7 = 0, 5 = 0। अब ये भी आपस में इक्वल नहीं है, मतलब ये वाली वैल्यू फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रही और ये वाली वैल्यू इस फोर्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। और अगर हम सेम वे से y की बात करें, यहाँ पर 7 फिल करो सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर 7 फिल करो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट यहाँ पर x की दोनों ही वैल्यूज सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस x = -2/3, ये कहाँ से निकाली थी, फोर्थ में से ना, डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, ये 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रही, एंड x = -7/3, ये फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 4। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ हैं और वो दोनों ही इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रही। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर, देखो मैंने आपको फिल करके दिखाया था, अगर मैं 2 - 3x में -7/, यहाँ पर मैं -7/3 फिल करूँ तो यहाँ पर मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी 9, और यहाँ पर कितनी है 4, 9 कांट बी इक्वल टू 4। सेम वे से अगर मैं x की वैल्यू -2/3 यहाँ पर फिल करूँ तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मेरे पास कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना है 0, 5 कांट बी इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ मतलब कि कंप्लीट नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्योंकि देखो ना, देखो हमने दो मैट्रिसेस को इक्वल रखा, कंपेयर किया, उनमें से वैल्यूज़ को निकाला। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर -7/3 फिल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 9 आ रहा है, और जब मैं x की वैल्यू -2/3 यहाँ पर फिल करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर 5 आ रहा है। अब 5 0 की इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो 5 कांट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर 9 कांट बी इक्वल टू 4। तो इसलिए इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए हमारी x की दोनों ही वैल्यूज़ इन दोनों मैट्रिक्स को सेटिस्फाई नहीं कर रही। मतलब इसकी वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल करने के लिए हम x और y की वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मतलब नॉट पॉसिबल टू फाइंड। So इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है। देखो क्वेश्चन ईजी है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है। अब देखो यहाँ पर मैट्रिसेस की बात हो रही है जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अब उसमें वो बोल रहे हैं विद ईच एंट्री 0 और 1। अब इसका क्या मतलब है, देखो सबसे पहले ना 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को लिखते हैं। आपको बताओ उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अगर आप चेक करो इसमें 3 रोज हैं, 1 2 3 और 3 ही कॉलम्स हैं, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन 3 वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है विद ईच एंट्री 0 और 1।
मतलब वो बोल रहे हैं कि ईच एंट्री, मतलब ये एंट्री है एक, मतलब यहाँ पर कोई भी दो नंबर आ सकते हैं। कौन कौन से? 0 या 1। अब सेम यहाँ पर भी 0 और 1, 0 और 1, मतलब ऐसे ही हमारे पास कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन सभी 9 जगह पर सिर्फ 0 और 1 ही आ सकते हैं। अगर इसको आप और अच्छे से समझना चाहते हो तो वो बोल रहे हैं कि ऐसी हम कितनी मैट्रिसेस लिख सकते हैं या कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं। मतलब मान लो अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ, आपने यहाँ पर 1 लिख दिया, 0 1 1 0 0 1, तो ये एक मैट्रिक्स है। ध्यान से देखो, हर एक एंट्री हमारी, हर एक एंट्री 9 एंट्रीज है ना, हर एक एंट्री में या तो 0 है या 1 है। अब ऐसे हम बहुत सारे मैट्रिसेस लिख सकते हैं, आपको पता है। और इन सभी मैट्रिसेस को लिखना और मुझे बताना और आपको समझना, ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो। हमने क्वेश्चन को कैसे समझा कि हमें एक मैट्रिक्स को लिखना है, 3x3 उसका ऑर्डर है। अब उसमें सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, या 0 होगा या 1 होगा। तो ऐसे हम कितने मैट्रिसेस लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर इसको मैं आपको सही में बताऊं तो ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का कम है, अरेंजमेंट्स का ज़्यादा है। अब ये जो वर्ड है अरेंजमेंट, ये आपने कहीं पर सुना होगा। यस, आपने सही कहा। क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशंस। अब कम्बिनेशन को छोड़ दो, आप परम्यूटेशन पे आते हैं। परम्यूटेशन का क्या मतलब होता था? परम्यूटेशन का क्या मतलब है? अरेंजमेंट्स, कि हम कितने अरेंजमेंट लिख सकते हैं। तो वही ये क्वेश्चन है, हम ऐसे कितने मैट्रिसेस के अरेंजमेंट कर सकते हैं जिनमें सिर्फ 0 और 1 ही आ सकता है। अब देखो, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि आपको परम्यूटेशन या अरेंजमेंट की अच्छे से नॉलेज है, बट फिर भी एक बार आपके लिए इसको रिकॉल करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो हमें, ये हमारे पास 2 एंट्रीज हैं। आपको थोड़ा छोटा करके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर हमारे पास कितनी एंट्री थी? 9। मान लो हमारे पास 2 एंट्रीज हैं और यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो पहले हम अरेंजमेंट बना के देखेंगे क्या मतलब है इसका। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर भी 0 लिख दो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पर 0 लिखो, यहाँ पर 1, ये भी तो एक अरेंजमेंट है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 0 लिखो। हो सकता है आप में से कुछ बोलें कि सर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। तो देख लो, इस तरह यहाँ पर 1, ये 1 अरेंजमेंट है, ये 2, ये 3, ये 4। तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए? 4। इसके अलावा मैं कोई भी और अरेंजमेंट नहीं लिख सकता, मतलब और किसी भी तरह से इस एंट्रीज को मैं फिल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 0 और 1, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ऐसे मैं कैसे कितने अरेंजमेंट बना सकता हूँ? 4। अब ये अरेंजमेंट बहुत थोड़े थे तो मुझे बताना भी आसान है, आपको समझना भी आसान है। बट अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मुझे 9 एंट्रीज हैं और उनको फिल करके चेक करना है, तो वो मेरे लिए और आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, आपको पता है कि ये मतलब 4 अरेंजमेंट ऐसे हैं। अब यहाँ पर हमें परम्यूटेशन हेल्प करेगी कि इतने बड़े अरेंजमेंट को हम लिख के तो नहीं देख सकते जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला तो होगा ही। अब वो फॉर्मूला से काम करेगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको रफ में समझाया कि कैसे 4 अरेंजमेंट बन सकते हैं। अब मान के चलो, देखो फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं। ये 2 एंट्रीज हैं जैसे यहाँ पर थी। अब मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर फिल कर सकता हूँ। कौन कौन से? 0 और 1, 0 और 1। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, 0 फिल कर सकता हूँ या 1 फिल कर सकता हूँ। अब सेम वे से यहाँ पर भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो मैं यहाँ पर 0 फिल करूँगा या मैं यहाँ पर 1 फिल करूँगा, मतलब 2 ऑप्शन हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4। तो देख लो, यहाँ पर मैंने आपको अरेंजमेंट करके दिखाए, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से आपको समझाने की कोशिश की है। दोनों बार हमारा अरेंजमेंट, नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स कितने आ रहे हैं? 4। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा एक फॉर्मूला है कि हम जितनी भी एंट्रीज हैं उसमें जितनी एंट्रीज हो सकती हैं, जैसे मान के चलो अगर 2 एंट्रीज करनी है हमें, और यहाँ पर मैं 0 फिल कर सकता हूँ, 1 और 2 यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कितने नंबर फिल कर सकता हूँ? 1 2 और 3। 3 नंबर यहाँ पर फिल कर सकता हूँ और 3 नंबर यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, मतलब ऐसे मैं 9 अरेंजमेंट लिख सकता हूँ। अब देखो, सेम वे से यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने आपको 2 एंट्रीज से समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं और यहाँ पर मैं 2 नंबर फिल कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं? 9। अब ये भी 2 वे से फिल हो सकती है, ये भी 2, ये भी 2। अब सेम वे से अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसको करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 3x3। अब आपको पता है कि ए मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जैसा कि मैंने आपको रफ में समझाया था कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, 2 एंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 एंट्रीज़ हैं, यहाँ पर 2 लिखा, मतलब हर एक एंट्री पर 2 2 और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस मैट्रिक्स हैज़ 9 एंट्रीज़। अब मैट्रिक्स में 9 एंट्रीज़ हैं एंड ईच एंट्री कैन बी filled with 2 ऑप्शंस। हमारे पास 2 ऑप्शंस ही हैं, कौन कौन सी, 0 और 1, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, तो देन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आर कितनी होंगी, 2। देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 × 2, जितने भी एंट्रीज थी, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कितनी एंट्रीज हैं, 9, 2 × 2 × 2 × 2 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 की पावर 9। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, 512, मतलब 512। तो दैट मीन्स हमारी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप लिख भी दो कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखो एक बार दोबारा से समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे, देखो 3x3 मैट्रिक्स, हम ऐसे कितने मैट्रिक्स लिख सकते हैं या अरेंजमेंट बना सकते हैं जिनमें सिर्फ 0 और 1 ही हो। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन समझाया कि इसका क्या मतलब है, कि इस मैट्रिक्स में जो भी मैंने यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स लिखा है तो कैसे लिखना है, उसमें सिर्फ 0 और 1 ही होने चाहिए। ठीक है, अब उसको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पर 9 एंट्रीज हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंट्रीज हैं। अब यहाँ पर मैं 0 और 1 ही फिल कर सकता हूँ, तो मैंने आपको अरेंजमेंट बना के दिखाई। वो कितने बने थे, 4। अब उसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि यहाँ पर 2 एंट्रीज हैं तो मैंने 2 लिखा, हमारे पास 2 ऑप्शन ही है, मतलब यहाँ पर 2 ऑप्शन ही है, दोनों ऑप्शन 0 और 1 लिख लिए, दोनों ऑप्शन 0 और 1 लिख लिए, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आ गया, 4। अब सेम वे से अगर बाई चांस मान लो कि ये सेम क्वेश्चन आए और यहाँ पर लिखा हो कि विद ईच एंट्री 0 और 1 और 2, मान लो यहाँ पर हमारे पास आ जाए कि ऐसा 3x3 मैट्रिक्स बनाओ जिसमें हम ये 3 नंबर डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर 0 1 या 2, 0 1 या 2, 0 1 या 2। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑप्शंस आ गई, 3 3 3 3 3 3। तो इस तरह से कितना आंसर आएगा, 3 की पावर 9। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है और इन सभी क्वेश्चंस को मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इजी से इजी वे में समझा पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।